प्री बोर्ड और 11वीं क्लास, इनको दोनों को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और थोड़ा केयरलेस रहते हैं, जिससे कि अपना परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पाते। जहाँ तक बात 10th क्लास की है, 10th क्लास में ऐसे बच्चे देखने में आए हैं कि जिनका 10th में परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और 12th में वो बहुत एनहांस कर जाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ अब आंकड़ों का खेल है कि भाई किस तरह से किया जाए, किस तरह बच्चों को पास मार्क दिए जाएं। मेरी तो एक कहना और है कि अगर जो इस क्राइटेरिया के बाद जो बच्चे 50% से अबव हों उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए, क्योंकि जो 50% से अबव बच्चे हैं उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं और पूरे साल तैयारी की है और उनको बड़ी उम्मीद है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, इसलिए उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए जिनका 50% से अबव है। शिक्षक वर्ग तो सेटिस्फाई है नहीं, और क्योंकि इससे हम बच्चे का सही मूल्यांकन बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़े हमें तैयार करने हैं। सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करिए 30% की, वो काफ़ी ज़्यादा करिए, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं, तो एक स्कूल भी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है, 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं, या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है, उसको 40 करा है आपने, थोड़ा ज़्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ इस डिसीजन से। 12th क्लास हमारी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो 13-14 साल में हमने पढ़ाई करी है उसका सब कुछ हमें 12th क्लास में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 12th क्लास के बेसिस पे ही हमें आगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हम आगे का किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें उस चीज़ को 12th का एग्जाम हमारा देखा जाता है। तो 12th का जो 12th का भी रिजल्ट लिया है उसमें हमारा 30% 11, 30% 10th लिया है। तो ये पिछले 2 साल का लिया है, तो पिछले हो सकता है बच्चा पिछले 2 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाया हो, क्योंकि 12th क्लास में बच्चा एकदम प्रेशर पे होता है कि हाँ ये बोर्ड है और आगे हमारा फ्यूचर इन्हीं मार्क्स से डिसाइड होगा। तो 12th में बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करने की और कोशिश करता है। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं। अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। एज ए टीचर या एज ए एजुकेटर या इन फील्ड और एज ए पेरेंट भी तीनों तरह से इट इज़ आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मेरे को बिल्कुल इस डिसीजन से खुशी नहीं है, क्योंकि 10th के टाइम पे बच्चों का जो भी ओपिनियन होता है या जो सीरियसनेस होती है टुवर्ड्स स्टडीज़ वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। उस टाइम उनके पास सब्जेक्ट्स की भी बहुत रेंज होती है। और 11th 12th में जब आते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम होती है उनके पास, और बच्चों का थोड़ा एक फोकस कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो 10th का इन्होंने किया है वो नहीं एक्सेप्टेबल है। और 11th का जो है उसमें स्कूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और उनके अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं, ओनली 12th पे ही अगर फोकस करें, इंटरनल असेसमेंट्स लें और प्रैक्टिकल्स जो हुए हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड करें और उस पर अगर क्राइटेरिया बेस करें तो एटलीस्ट बच्चों को भी खुशी होगी और पेरेंट्स को भी खुशी होगी, और आगे का फ्यूचर बच्चों का उससे बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती हैं और इसमें एक ब्लैंकेट मार्किंग होगी जिस तरह से, तो वो एक जो है वो थोड़ा चैलेंज होगा आगे के कैरियर के लिए।
वैक्सीनेशन असी पांथोली अदुना केंद्र सिदा अखोगी अइना अखोइना हौजिफाउते अखोइदुगी डाटा कलेक्ट तौद्रबसु मोर देन 1000 की मथक्तदी अखोइ वैक्सीनेशन सोइना तौरमलगनी हाबि थाजबा लेजे अखोइ लॉकडाउन की मनुंग सिदा हाइबा समय केंद्र की मनुंग सिदा खुंगांग सिंगदा कंटेनमेंट जोन बो हेक लेरगदी अखोइना कंटेनमेंट जोन थोकपा यादबा इमुंग सिंग अदुदा ऑनरेबल एमएलए समय सिगी आइस दिंगो सिंगोगी लिसिंग मखादा अखोइ एसेंशियल आइटम सिंग हाइबदी ओइना हाजब तारगदी अखोगी एग्रेसिव टेस्टिंग हाइतार रिगरस टेस्टिंग जी तौरकांदा मफम मफम आइगी हौजिक फाउदा मोस्ट प्रोबेबली 21 गुम्बा टेस्टिंग जी तौरेन खल्ले 21 जगह अदुना हारिबा जगह सिंगसिदा साइमल्टेनियसली नोमुदा जगह अहुम गुम्बा इन वन टाइम हाइतारे माना तौरकांदा एग्रेसिव टेस्टिंग जी तौरकांदा अदुगा लाइबा पॉजिटिव ओरकपसिंगसिना अखोगी आइसोलेट तौब नेगेटिव ओइबसिंगसिदगी अदुगा आइसोलेट तौरकांदा ट्रीटमेंट जी फजन पीबा आदि आशा सिंग डॉक्टर सिंग तौरकांदा अखोई मखोई ट्रीटमेंट जी फजन पीरकांदा अखोगी यामना कनु ओइना यामना हेल्दी ओइना थमनबो होनबा ये पैटिंग का इवेंट है। ये इन्होंने पहले हमारे स्कूल में भी करवाया था, तो स्कूल के बाद इन्होंने यहाँ पे सभी बच्चों को जमा किया है जो सिलेक्ट हुए हैं। इसमें कम से कम 110 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों से हैं, हमारे आसपास के जो भी गांव हैं उनसे भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। इससे पहले भी हमारे स्कूल में इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे बच्चों को जो है काफ़ी एक्सपोजर मिलता है और नई चीज़ें इनको सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बच्चे घर में बैठे हैं बहुत अरसे से, तो आज उनको एक मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। यहाँ हम आए हैं जैनकोट में, तो वो अपना अपना जो हुनर है वो दिखा रहे हैं। वो तो दूसरी बात है, कौन कहाँ जाएगा ये अलग सी बात है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि बच्चे घर में बैठे पड़े हैं। इससे उनका एक नया एस्पिरेशन मिलेगा, एक नई जान आएगी इसमें। पे इंडियन आर्मी ने ये जो है ड्राइंग कंपटीशन रखा है। इससे हमें मौका मिलता है कि मतलब अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और मतलब हम लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए थे घर पे, और इससे हमें एंजॉय भी हुआ बहुत, और घर से भी बाहर निकले हम।
these guidelines have not come suddenly. It was a work in progress for the last 3-4 years. There were 2 judgments of Supreme Court in the case of Pranjula of 2018 that sexual manifestation of women should be avoided. That would be a tough guideline. Then Facebook case of 2019 September, if there are messages which lead to violence, riots, etc., there should be a mechanism. There were demands of the parliament cutting across party divide in 2018 from me against fake news, against all these entries depicting women in bad light. Then there was a consultation, and thereafter this guideline are there. We gave them 3 months' time. What we wanted? Have a grievance redressal officer, have a no compliance officer for the complying of the grievance redressal, and a nodal officer of contact with the government. These guidelines don't deal with the use of social media. They deal with the abuse and misuse of social media so that people can complain about their misuse when they are being defamed, when women's dignity is being compromised, and all these things. Others have followed, they have not followed. There is a proper rule, Rule 7 of the guideline, which says if you don't comply with the guideline, then the consequence is under Section 79, you may lose your intermediary status and you may become liable to other laws, including penal laws of the country. Therefore, if something is happening, it is not happening because of me, it is happening because of law, namely Clause 7 of the rules guidelines. I am not declared it, the law has declared it, be very clear. And I don't think I need to talk to Twitter through ANI. Okay? They have been representing. If others had followed, why can't they follow? We are asking only 3 officers to be appointed now. We don't think we are asking for the moon, are we? We also said you can pick up any one of your own employee as an interim arrangement. Therefore, the point is simply is the intention. And once the 3 months period exhausted on the 26th of May, I further gave a last opportunity by way of goodwill gesture. Let's be more accommodating. On the establishment of office, you can take few months' time for clearance, etc. from RBI. I understand that. But who stops you? Do you have an office here or not? Do you earn ad revenue from here or not? Come on, we all know these things. Okay. Therefore, the whole issue is, why should you not comply? And one thing more I would like to raise here. When Indian companies go to do IT business in America or other countries, do they follow the laws of America or other countries or not? When Indian pharma companies go to manufacture medicine in America, do they follow American laws or not? If you have to do business in India, you are welcome to criticize the Prime Minister, all of us, we welcome that. But you will have to obey the Constitution of India and you will have to obey the rules of India. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.